बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। वाराणसी से बड़ी खबर। वाराणसी दौरे पर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2 दिनों में 4 कार्यक्रमों में शामिल होंगे पीएम। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। वाराणसी सहित पूर्वांचल को देंगे बड़ी सौगात। सड़क, सेहत, सुरक्षा की गारंटी देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 20,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात वाराणसी को मिलेगी। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो भी करेंगे और उन पर पुष्प वर्षा की जाएगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इन 2 दिनों में कई कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे और इसके साथ ही पूर्वांचल को कई बड़ी सौगात भी वो देंगे। खास तौर पर सड़क, सेहत और सुरक्षा की गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि वाराणसी में पीएम मोदी रोड शो भी करेंगे और बीजेपी कार्यकर्ता पुष्प वर्षा से उनका स्वागत करेंगे। और अगली बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे प्रतियोगिता का शुभारंभ। 67वें राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि 14 साल तक के छात्र छात्राएं इस प्रतियोगिता में शामिल होंगी। 20 दिसंबर तक जीजीएस कॉलेज में ये प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। मंत्री गुलाब देवी भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे प्रतियोगिता का शुभारंभ। खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान मुजफ्फरनगर पहुंचे, जहां उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस का उद्घाटन किया। मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार चिकित्सा व्यवस्थाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए जनता के लिए संकल्प और प्रतिबद्ध है और हर सुविधा देहात, ग्रामीण इलाकों तक पहुंचाई जा रही है। ये 102 एम्बुलेंस है और ये गर्भवती महिलाओं को उनके घर से अस्पताल तक लाने का काम करती हैं और उनको छोड़ने का भी काम करती हैं। ये हमारे जनपद में कुल 24 एम्बुलेंस हैं और ये 8 और नई आई हैं रिप्लेसमेंट में। और इसमें जो है ये हर ब्लॉक में एक एम्बुलेंस जाएगी रिप्लेसमेंट में। और ये इसमें मरीज को अपने फोन से, मोबाइल फोन से, या मरीज के तीमारदार को अपने मोबाइल फोन से 102 नंबर मिलाना होता है और वो नंबर लखनऊ जाके मिलता है। और इनमें सब में जीपीएस लगा हुआ है, तो वहां से देखते हैं कि इस मरीज के घर के पास किस एम्बुलेंस की लोकेशन है। उस एम्बुलेंस को वहां से डायरेक्शन देते हैं कि आप तुरंत इस पते पर पहुंचे। मुजफ्फरनगर जनपद को 8 नई 102 एम्बुलेंस मिली हैं, जिससे जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको हॉस्पिटल तक लाया जा सके। एक बहुत अच्छी पहल है। और कई बार ये होता था कि लेट हो जाता था आने में। अगर 8 एम्बुलेंस हमारे पास हैं जनपद में, तो कहीं भी किसी महिला को किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी, तुरंत उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा सकेगा। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पार्टियां अल्पसंख्यकों का वोट लेती हैं, लेकिन अल्पसंख्यकों को कोई अधिकार नहीं देता। हम लोग अल्पसंख्यकों को अधिकार दिलाएंगे। जब लंबे समय तक देश में और प्रदेश में कांग्रेस का शासन था, तब इन लोगों ने ध्यान क्यों नहीं दिया? तब इन लोगों ने विकास की बात क्यों नहीं की? आज जो कर रहे हैं, आज उनको दिखाई दे रहा है। एक महिला आरक्षण तो नहीं पास कर पाए। जातिवार जनगणना की बात करते हैं और लोकसभा के अंदर जब 2011 की जनगणना सार्वजनिक करने की बात विपक्ष ने उठाया, कांग्रेस और बसपा सपा की मिलीजुली गवर्नमेंट थी, तब तो आपने उस बिल को ही सदन में फाड़ दिया राहुल जी ने। आज किस मुंह से बोल रहे हैं? ठीक है, वो अपना करें भैया, लोकतंत्र है, सबको पावर है, सबको अधिकार है, वो अपना सड़क पर करें। हम लोग गांव में जनता को बता रहे हैं कि भाई जो एनडीए की सरकार है वो 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि सीधे खाते में भेज रही है। जो बसपा सपा कांग्रेस के लोग हैं ये परेशान है कि हम उनके साथ रहने वाले जो बिचौलिए टाइप के लोग हैं वो परेशान है, वो उनको परेशान करते हैं। जो राशन बीच में लूट लेते थे वो राशन सीधे लाभार्थी के यहाँ पहुंच रहा है, इस नाते वो लोग परेशान हैं।
तो इस परेशानी से वो लोग चाहते हैं कि फिर हम लोग सत्ता में आवें और बीच में जो हमारे साथ रहने वाले लोग हैं, जो बिचौलिए हैं, समाज का हक लूटते हैं, उसको उनको लाभ मिले, उनकी यही मंशा है। कुछ नहीं होगा, वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ये लोग जब से गठबंधन बनाएंगे, सीट बटेगी, तब तक चुनाव हो जाएगा। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि हम बड़े कि तुम बड़े, तुम ज्यादा सहयोगी भाजपा के हो कि हम ज्यादा सहयोगी हैं, इसी को साबित करने में लोग लगे हैं। देखिए, अब जनता के बीच में इतना रुपया दिखाई दे रहा हो तो जनता समझ रही है कि ये काला धन है। अगर आपके पास है, प्रूफ है, सबूत है, तो आप उसको पेश क्यों नहीं करते हो? इतना रुपया छुपा के रखने के लिए किसने कहा है? भाई, हम तो कहते हैं कि सपा के नेता अखिलेश यादव जी रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात क्यों नहीं करते, जो 27% आरक्षण बांट करके देने की बात है। वो सामाजिक न्याय रिपोर्ट लागू करने की बात क्यों नहीं बोलते? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर क्यों नहीं वो बहस करते? रंगनाथ मिश्रा कमेटी पर वो क्यों नहीं बहस करते हैं? सबको बराबर का हक हिस्सा मिले, उसके लिए क्यों नहीं बहस करते हैं? वो खाली विरोध की भाषा सीख लिए हैं, विरोध बोलना उनके जेहन में है। आज देश में रोजगार परक शिक्षा की जरूरत है, आज एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा की जरूरत है। इस पे क्यों नहीं बहस करते हैं? इस पे सवाल सदन में नहीं, इस पे चर्चा नहीं, इस पे जोर नहीं, सिर्फ विरोध करने का ठेका ले रखा है अखिलेश जी ने, विपक्षियों ने, कि हम विरोध करेंगे, कोई काम हम करने नहीं देंगे। प्रयागराज हाईकोर्ट के मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के एएसआई सर्वे कराए जाने का आदेश जारी होने के बाद से ही मथुरा के साधु संतों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वृंदावन के हनुमान टेकरी मंदिर पर आगामी रणनीति बनाए जाने के लिए धर्मनगरी के साधु संतों की विशाल बैठक आयोजित की गई, जिसमें धर्मनगरी के बड़े बड़े साधु संत शामिल हुए और यह ऐलान किया गया कि अब समय आ गया है कि जल्द भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनाया जाए और 18 तारीख को सच सबके सामने आ जाए और जल्द ही भव्य श्री कृष्ण का मंदिर बनकर तैयार हो। देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास हमेशा संतों के सानिध्य में इसमें संगठन खड़ा हुआ है और यही वही एक स्थान है जहाँ से हम लोगों ने प्रारंभ किया। ये हनुमान टेकरी ये पुराना प्राकृतिक भूमि स्थल है। आज हमने ब्रजमंडल के सभी संतों को बुला के हाईकोर्ट का जो निर्णय आया है उसको हमने संतों को आज अवगत कराया गया है कि किस तरह का निर्णय हम लोगों के लिए आया है और उसमें भी मोहर जो सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है वो हमारे सनातन धर्म की जो हमारी आस्था है उस पर उस मोहर लगाई गई है और हमें पूर्ण विश्वास है अगर वहाँ सर्वे होता है तो निश्चित ही हाँ क्लियरिटी हो जाएगी। जहाँ जो व्यवस्था बनाई गई है, जहाँ उनकी तरफ से हमें पूर्ण विश्वास है न्यायालय ने जो कार्य किया है वो सराहनीय कार्य है। संतों की बैठक श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के आयोजित की गई है और इसमें पूरे विषय को उनके समक्ष रखा गया है और माननीय न्यायालय के द्वारा जो कोर्ट कमिश्नर का आदेश किया गया है तो उस पूरे विषय को उनके समक्ष रखा गया है कि कोर्ट कमिश्नर वहाँ जाएगा और पूरे एरिया की वीडियोग्राफी होगी, फोटोग्राफी होगी और जो भी तथ्य हैं वो जनता के सामने आएंगे, संतों के सामने आएंगे और न्यायालय के सामने आएंगे और ये रिपोर्ट इस केस में बड़ा ही निर्णायक सिद्ध होगी। और इस रिपोर्ट के बाद मैं मानता हूं कि हम आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वे कराने का भी प्रयास करेंगे कि वहाँ सर्वे होना चाहिए, उसके नीचे केंद्रीय मूर्तियाँ दर्ज वो सब पटल पर रिकॉर्ड में आनी चाहिए। तो और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनकी इस प्रेयर को भी निरस्त कर दिया गया कि वहाँ पर सर्वे नहीं होना चाहिए। वो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं सर्वे होगा। तो आज वो खुशी का दिन है, सभी संत इसको लेकर एकजुट है, एक मत है और ये आंदोलन की शुरुआत हमने यही से शुरू की थी। तो आज सब संत बड़े बृहद बैठक यहाँ की गई है संतों की, सबके सामने विषय को रखा गया, सबके विचार लिए जा रहे हैं और सब एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे और मंदिर का निर्माण नहीं हो जाएगा जब तक ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। ये फैसला आज यहाँ लिया जा रहा है और ये सब संतों की भावना है कि वहाँ पर जैसे 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हो रही है, राघवेंद्र सरकार का दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण का श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो, ऐसी सब संतों की इच्छा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने बताया कि रामलला की नई प्रतिमा अयोध्या में बन रही है, जो 3 लोग बना रहे हैं। मूर्ति वही बनाएगा जिसने पहले 50 से 100 मूर्तियां बनाई होंगी। तकनीकी काम वही करता है जो उसका जानकार है। तकनीक को मनुष्य के भेद करके नहीं देखा जा सकता। कुछ लोग समाज में नई नई भ्रांतियां पैदा करते हैं, मुझे उनसे कुछ नहीं कहना। रामलला की
नई प्रतिमा अयोध्या में बन रही है, इतना पर्याप्त है। 3 लोग बना रहे हैं। कौन लोग बना रहे हैं, ये बात मैं पहले कई बार कह चुका हूं, बार बार दोहराने की कोई जरूरत नहीं, पुराना इतिहास ढूंढो। मूर्ति वही बनाएगा जो उसका तज्ञ है, जिसने 150 मूर्तियां पहले बनाई होंगी। तकनीकी काम वही करता है जो उसका जानकार है, और तकनीक को मनुष्य के भेद करके नहीं देखा जाता है। मैं ये बात कई बार कह चुका हूं, तो भी कुछ लोगों को इसी में आनंद आता है कि समाज में नए नए विषय, नई नई भ्रांतियां पैदा करें। मुझे उनसे कोई विशेष बात कहनी नहीं है। अब मैं सबसे अंत में ही बताऊंगा कि प्रतिमा किसने बनाई, उसका फोटो भी आएगा, जल्दी न की जाए। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।